सुनील ने जब नेहा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो उसने साफ इनकार कर दिया था। उसका कहना था कि जब तक वेदिका, नेहा की छोटी बहन जो अभी डॉक्टरी पढ़ रही है, पढ़ाई पूरी करके कमाने लायक नहीं हो जाती, तब तक वो विवाह की बात सोच भी नहीं सकती। इस पर सुनील ने आश्वासन दिया था कि विवाह में वो कुछ खर्च न होने देगा और विवाह के पश्चात भी नेहा अपना वेतन घर में देने के लिए स्वतंत्र होगी। सुनील का यह तर्क था कि वो एक मित्र के नाते उसके परिवार के प्रति सब कुछ नहीं कर सकता जो परिवार का सदस्य बन जाने के पश्चात कर सकेगा। ये तर्क नेहा को भी ठीक लगा था। कभी कभी अपनी चिंताओं के बीच वह खुद को बहुत ही अकेला व असहाय सा पाती थी। उसने सोचा यदि उसे सुनील जैसा साथी जो उसकी भावनाओं को अच्छी तरह समझता है मिल गया तो उसकी चिंताएं कम हो जाएगी। फिर भी नेहा की आशंका थी कि अकेली संतान होने के कारण सुनील से उसके माता पिता को बहुत सी आशंकाएं होगी और इसलिए शायद उन्हें दहेज रहित लड़की को अपनी बहू बनाने में आपत्ति हो सकती है। पर सुनील ने इस बात को भी टाल दिया था। उसका कहना था कि उसके माता पिता उसे इतना अधिक प्यार करते हैं कि उसकी इच्छा के सामने वे दहेज जैसी बात पर सोचेंगे भी नहीं। सुनील के पिता वीरेंद्र सिंह एक साधारण क्लर्क की हैसियत के ऊपर न उठ सके थे। सुनील उनकी आशाओं से बहुत अधिक उन्नति कर गया था। घर के रहन सहन का स्तर भी ऊंचा उठ गया था। सुनील सोचता था कि उसके माता पिता उसकी अर्जित आय से ही इतने अधिक संतुष्ट हैं कि नेहा के वेतन की आवश्यकता अनुभव नहीं करेंगे। यही उसकी भूल थी जिसे अब वह समझ पाया था। उसके माता पिता ने पुत्र का विवाह बिना दहेज लिए केवल इसलिए किया था कि बहू अपने वेतन से वो कमी पूरी कर देगी। जब उनकी वह आशा पूरी नहीं हुई तो वे क्षुब्ध हो उठे। उन्हें इस भावना ने जकड़ लिया कि उन्हें धोखा दिया गया। सुनील कमरे में पहुंचा तो उसकी मां वसुंधरा अपने पलंग पर लेटी हुई थी। वीरेंद्र जी पास ही पड़े कुर्सी पर बैठे समाचार पत्र देख रहे थे। सुनील बोला, माँ, नेहा कह रही थी कि आप थकान महसूस कर रही हैं, कॉफी पी लीजिए, थकान कुछ कम हो जाएगी। रहने दे बेटा, कॉफी के लिए मेरी तनिक भी इच्छा नहीं है। तो बताइए फिर क्या लेंगी? नेहा पिताजी के लिए मौसमी का रस निकाल रही है, आपके लिए भी निकाल देगी। रहने दे, मैं रस नहीं पीऊंगी, मैं तेरी माँ हूँ। क्या मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने खर्च बढ़ा बढ़ा कर तेरे ऊपर बोझ बन जाऊं? क्या करूं, उम्र से मजबूर हूं, अब काम नहीं होता। तो फिर क्यों नहीं नेहा को रोटी बनाने देती? वो तो कहती है कि सुबह आप दोनों के लिए पूरा भोजन बनाकर स्कूल जा सकती है। कैसी बातें कर रहा है सुनील? 7 बजे का पका खाना 12 बजे तक बासी नहीं हो जाएगा? तूने कभी अपने पिताजी को ठंडा खाना खाते देखा है? फिर एक ठंडी सांस ले। माँ बोली, माँ बाप पुत्र का विवाह कितने अरमानों से करते हैं। घर में बहू आएगी, रौनक होगी, शरीर को आराम मिलेगा। फिर एक और लंबी सांस छोड़कर बोली, खैर इसमें किसी का क्या दोष, अपना अपना समय है। दीनदयाल जी 25 लाख रुपए नगद और एक कार देने का वादा कर रहे थे। कैसी बातें करती हो माँ? जो लड़की इतनी रकम लेकर आती वो क्या आपको फल का रस निकाल कर देती? कार में उसे फिल्में दिखाने और शॉपिंग कराने में ही मेरा आधे से ज्यादा वेतन स्वाहा हो जाता। ऊपर से उसके उलाहने सुनने को मिलते कि उसके मायके में तो इतने नौकर चाकर काम करते थे। और माँ, यदि मेरा विवाह अभी हुआ ही ना होता तो क्या होता? यदि नेहा कुछ लाई नहीं तो वो अपने ऊपर खर्च भी तो कुछ नहीं कराती। तुमसे इतनी बार मैंने कहा है कि नौकर रख लो, पर तुम्हें तो नौकर के हाथ का खाना ही पसंद नहीं। अब तुम ही बताओ कि ये समस्या कैसे हल हो? वसुंधरा जी के पास जो समाधान था वो उसके बिना बताए भी सुनील जानता था, सो वह चुप रही। सुनील ही फिर बोला, थोड़े दिन और धीरज रखो माँ, वेदिका ने आखिरी वर्ष की परीक्षा दे दी है, अब उसका खर्च तो समाप्त हो ही जाएगा। राहुल, नेहा का छोटा भाई भी 1-2 वर्ष में योग्य हो जाएगा और उसके साथ नेहा का उसका उत्तरदायित्व भी खत्म हो जाएगा। वो नौकरी छोड़ देगी। अरे एक बार नौकरी करके कौन छोड़ता है? फिर वो इसलिए धन जमा करती रहेगी कि बहन का विवाह करना है, माँ ने कहा। सुनील हंसकर बोला, इतने दूर की चिंता आप क्यों करती है माँ? वेदिका डॉक्टर बनकर स्वयं अपने विवाह के लिए बहुत धन जुटा लेगी। मुझे तो तेरी ही चिंता है, तेरे अकेले के ऊपर इतना बोझ है। मुझे तो छोड़ो, इन्हें तो फल इत्यादि मिलने ही चाहिए, नहीं तो शरीर कैसे चलेगा, माँ जी ने कहा। तभी नेहा 2 गिलासों में मौसम्बी का जूस लेकर कमरे में आई। सुनील हंसकर बोला, देखो माँ,
तुम तो केवल पिताजी की आवश्यकता की बात कह रही थी। नेहा तो तुम्हारे लिए भी जूस ले आई है, अब पी लो। नेहा ने इतने स्नेह से निकाला है, नहीं पियोगी तो उसका दिल दुखेगा। इस प्रकार की घटनाएं अक्सर होती रहती। माँ का जितना असंतोष बढ़ता जाता है, सुनील का पत्नी के प्रति उतना ही मान और अनुराग। वो तो अपने सास ससुर को संतुष्ट करने में किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ती। स्कूल से आते ही घर गृहस्थी के कार्यों में उलझ जाती है। कभी उसने पति से कोई स्त्री सुलभ मांग नहीं की। अपने मायके से जो साड़ियां लाई थी अभी भी उन्हें ही पहनती, पर उसके माथे पर शिकन तक नहीं आती थी। नेहा ने सरलता से परिस्थितियों से समझौता कर लिया था। उसे देख सुनील उससे काफी प्रभावित था। यही बात वो अपने माता पिता को समझाने का प्रयत्न करता था, किंतु वे तो जैसे समझना ही नहीं चाहते थे। वे घर के खर्चों को लेकर घर में एक अशांत वातावरण बनाए रखते, केवल इसलिए कि वे बहू को यह बतलाना चाहते थे कि वे अपनी भाई बहन के ऊपर जो धन खर्च करती है वो उनके अधिकार का अपहरण है। नेहा स्कूल के लिए तैयार हो ही रही थी, उसे सास की पुकार सुनाई दी तो बाहर निकल आई। पड़ोस के दो लड़कों ने उन्हें बताया कि वीरेन जी जब अपने नियम के अनुसार सुबह की सैर के बाद घर लौट रहे थे, तब एक स्कूटर वाला उन्हें धक्का देकर भाग निकला और वे सड़क पर गिर पड़े हैं। नेहा तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। ससुर बेहोश पड़े थे। नीलम कुछ लोगों की सहायता से उन्हें उठाकर घर लाई। उसने जल्दी से वेदिका को फोन किया। वेदिका ने कहा कि वे चिंता न करें, वो जल्दी ही एम्बुलेंस लेकर आ रही है। नेहा ने छुट्टी के लिए स्कूल फोन कर दिया और घर आकर अस्पताल के लिए जरूरी सामान रखने लगी। तभी वेदिका आ गई। जितने तत्कालीन चिकित्सा करना संभव था उसने की और उन्हें अस्पताल ले गई। वेदिका अपने स्वभाव और व्यवहार के कारण पूरे अस्पताल में सर्वप्रिय थी। यह जानकर कि उसका कोई निकट संबंधी अस्पताल में भर्ती होने आया है, उसके मित्रों और संबंधित डॉक्टरों ने सब प्रबंध कर दिए। घबराहट के कारण वसुंधरा जी को लग रहा था कि वो शक्ति रहित होती जा रही है। सारे अस्पताल में एक हलचल सी मची हुई थी। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि कभी उसके रिटायर्ड पति को इस प्रकार का विशेष इलाज उपलब्ध हो सकेगा। बीच बीच में नेहा आकर सास को धीरज बांधने का प्रयत्न करती। सुनील ऑफिस के कार्य से कहीं बाहर गया हुआ था। नेहा ने उससे भी इस घटना की सूचना दे दी। राहुल समाचार पाते ही तुरंत आ गया था। दवाइयों के लिए भागदौड़ वही कर रहा था। मदद के लिए उसके एक मित्र ने उसे अपनी कार दे दी थी। 5-6 घंटे बाद वीरेन जी को कमरे में लाया गया। वेदिका ने बार बार नेहा की सास को तसल्ली दी कि वीरेन जी जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। वातावरण में एक ठहराव सा आ गया था। वसुंधरा जी ने कमरे में चारों ओर देखा। अस्पताल में इतना अच्छा कमरा तो काफी महंगा पड़ेगा। जब उसने अपनी शंका व्यक्त की तब राहुल बोला, माँ जी, आप 2 बेटों की माँ होकर खर्च की चिंता क्यों करती हैं? मेरे होते यदि आपको किसी प्रकार का कष्ट हो तो मैं बेटा होने का अधिकार कैसे पाऊंगा? नेहा हंसकर बोली, माँ जी, आज इसने पिताजी को अपना रख दिया है ना, इसलिए यह बट कर आपका बेटा होने का दावा कर रहा है। यह सुन वसुंधरा जी की आंखें छलछला आई। वे सोच रही थी कि यदि नेहा ने बहन की पढ़ाई में सहायता न की होती तो क्या आज वेदिका डॉक्टर होती और क्या उसके पति को ये सुविधाएं मिल पाती? दीनदयाल जी का पुत्र क्या अपनी बहन को दहेज के बाद उसके ससुर को खून देने की बात सोचता? वीरेन जी जब घर आए तब तक वसुंधरा जी की मनोस्थिति बिल्कुल बदल चुकी थी और सारी कमजोरी भी गायब हो चुकी थी। रात को पति को जल्दी भोजन कराकर वे नेहा के लिए स्वेटर बुन रही थी। तभी उन्हें राहुल के आने की आवाज सुनाई दी। प्रसन्नता से उनका मुख उज्जवल हो उठा। राहुल ने एक डब्बा लाकर उनके पैरों के पास रख दिया और पूछने पर बोला, माँ जी, मैंने एक पार्ट टाइम जॉब कर लिया है, पहला वेतन मिला तो आपसे आशीर्वाद लेने चला आया। यह सुनकर वसुंधरा जी चकित रह गई। वे रुष्ट होकर बोली, क्या तेरा दिमाग खराब हुआ है? पढ़ना नहीं है जो पार्ट टाइम जॉब करेगा? पढ़ाई से इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता माँ। बेशक अब आवारागर्दी का समय नहीं मिलता। मैं तेरी बात नहीं मानूंगी। जब तक तू नौकरी छोड़ने का वादा नहीं करेगा मैं इस डब्बे को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। और माँ जी, आप तो जीजा जी से भी ज्यादा धमकियां दे रही हैं। चलिए, मैंने आपकी बात मान ली, अब शीघ्र डब्बा खोलिए, राहुल ने आतुरता से कहा। डब्बा खोला तो वसुंधरा जी स्तब्ध रह गई और डबडबाई आंखों से बोली, पगले, मैं बुढ़िया या साड़ी पहनूंगी? अपनी जीजी को देता ना, पहले माँ फिर बहन। अच्छा माँ जी, अब जल्दी से आशीर्वाद दे दो।
और राहुल ने वसुंधरा जी का हाथ अपने सिर पर रख लिया। वसुंधरा जी हंसे बिना न रह सकी। तू तो बड़ा शातिर है, आशीर्वाद लेने के लिए भी रिश्वत देता है। तुम सब भाई बहन सदा प्रसन्न रहो और दूसरों को प्रसन्न रखो, मैं तो कामना करती हूँ। तो दोस्तों, क्या आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसी नई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको कौन सी प्रकार की कहानी पसंद है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।